आती है मुझे ये कहते हुए, इस देश में हिंदी सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, मराठी सिखाने वाले, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे मैंने। ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इस देश के सारे उच्च पदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय माँ और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है। पूरी बना सकती है, कचौड़ी बना सकती है, पराठा बना सकती है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, फिर मटर का पराठा, पता नहीं कितने तरह के पराठे, कितनी तरह की पूरी, कितने तरह की कचौरी। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की। राजीव दीक्षित 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में पिता राधेश्याम दीक्षित व माता मिथिलेश कुमारी के सुपुत्र के रूप में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित की शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक शाला से प्राप्त की। प्रयागराज शहर से बीटेक व IIT की। कानपुर से इन्होंने MTech की उपाधि प्राप्त की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी गोपनीय रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्होंने काम किया था। पढ़ाई के दौरान ही राजीव दीक्षित ने प्रयागराज के JK इंस्टीट्यूट से बीटेक की शिक्षा लेते समय ही आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ गए थे। मित्रों, इनका ध्यान जल्द ही विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में किए जा रहे लूटपाट पर गया। विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर भारतीयों को बेचती थी, बड़ा मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाती थी। यह देख इन्होंने भारतीयों को जागरूक करना प्रारंभ किया। उसी समय भोपाल गैस कांड होता है। इसी कांड से विचलित होकर इन्होंने विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम उन्होंने भारत की मूलभूत समस्याओं का अध्ययन करना शुरू किया। इन्होंने क्रांतिकारियों के बारे में जाना। वे भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने आजादी बचाओ संगठन भी बनाया। इसके बाद राजीव दीक्षित ने भारत के गुलामियों के दौर को पढ़ना शुरू किया। इंग्लैंड से भी कई गुप्त पत्रों को निकलवाया और उनको जनता के सामने रखा और अंग्रेजों की सच्चाई बताना शुरू किया। इसके बाद राजीव दीक्षित का एक ही सपना बन गया था, स्वदेशी भारत, जिसमें उन्होंने लोगों को जोड़ना, गांव-गांव, शहर जाकर के जन जागरूकता अभियान व्याख्यान शुरू किए। इन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए, जिनमें इनके प्रमुख मुद्दे थे: भारत गुलाम क्यों हुआ, भारत अभी भी गुलाम है, स्वदेशी को बढ़ावा देना, रसायन मुक्त खेती करना, भारतीय राजनीति। अब राजीव दीक्षित जी का संगठन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जन जन की आवाज बन रहा था। हर कोई राजीव दीक्षित को सुनता तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। इसी 20 साल 2009 में उनकी मुलाकात होती है बाबा रामदेव से। राजीव दीक्षित जी को लगता था कि बाबा रामदेव भी स्वदेशी का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उसके साथ जुड़कर एक साथ होकर के इस मकसद को, इस मुहिम को एक साथ आगे बढ़ाया जाए। अब शुरुआत होती है भारत स्वाभिमान नामक आंदोलन की, जिसमें राजीव दीक्षित को महासचिव का दायित्व दिया गया और पूरे देश में घूम घूम के संगठन को और मजबूती देने का काम दिया गया, जिसमें राजीव दीक्षित जी को बड़ी बखूबी से निभा रहे थे। और साथ ही साथ अब राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान टेलीविजन पर भी आने लगे। साल 2010 आ चुका था। पूरा साल लगभग बीतने वाला था। नवंबर का महीना चल रहा था। भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन के तहत राजीव दीक्षित लोगों को जोड़ने तथा अपने व्याख्यान के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में थे। अपना व्याख्यान पूर्ण करके वह वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में बताया जाता है कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य खराब होने के लक्षण दिखाई पड़े। के बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला गया, लेकिन राजीव दीक्षित जाने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर अंततः राजीव दीक्षित भिलाई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया तथा वहां पर उनका प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। के बाद इसके दौरान उनकी बात बाबा रामदेव से फोन पर हुई और उन्होंने राजीव दीक्षित से अस्पताल जाने का निवेदन किया और डॉक्टरों से भी बात की। राजीव दीक्षित के उपचार के लिए गए, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार रात राजीव दीक्षित हम सब के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया और न ही उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जनपद अलीगढ़ ले जाया गया। पार्थिव शरीर को हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ
ले जाया गया। वहाँ पर उनके परिजनों को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजीव दीक्षित का एक स्वर्णिम जीवन यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और अब शुरू हो चुका था विवादों का दौर। राजीव भाई के समर्थकों का एक गुट उनकी मृत्यु को षड्यंत्र बता रहा था, कुछ स्तरीय जांच की मांग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सारी चीजें कम होती गई और राजीव दीक्षित की मृत्यु का रहस्य रह गया, आज भी एक रहस्य है।